टॉप 20 सवाल जो आप लोग देखने जा रहे हैं, ये सवाल वाकई में काफ़ी ज़्यादा कठिन है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो पूरा देखने के बाद कि 20 में अगर आपसे 10 प्लस सवाल का जवाब सही हो रहा है, इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक है। 20 में 10 प्लस अगर आप सही कर रहे हो यानी आपकी तैयारी ठीक है। दोबारा मैं इसीलिए बोल दिया हूं ताकि आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सवाल जितने भी मैं लेकर आया हूं सभी सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से है, यानी कि PYQ से है। तो आप समझ गए होंगे ये सेशन का वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोड COQP03 या COQP04 कोड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे। इसके पहले आप सभी को पता है CUT PG कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग हर एक अपडेट देते हैं, क्लासेस भी लेके आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल में जाके प्रेस कर लीजिएगा। हर एक अपडेट आपको यहाँ से मिलती है, हर एक अपडेट सबसे पहले सटीक और सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल व्याख्या के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके पहले आप लोग जान लीजिए, आपको पता है कि 1999 जो हमारी कोर्स की प्राइस है कितना है जी, 1999, जो कि इसमें भी अभी जो है टेस्ट सीरीज भी आ गया है, टेस्ट सीरीज भी आ गया है। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट 8 फरवरी बढ़ गया है। 8 फरवरी तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। आपका एग्जाम 13 से 31 मार्च के बीच ही होगा। एग्जाम डेट भी मेंशन कर लीजिए, यानी अब 40 दिन बचा है आपके एग्जाम में, 40 दिन, तो 40 दिन बचा हुआ है। आप लोग कह रहे होंगे सर 40 दिन के लिए फीस सब कम कर दीजिए, तो 70% ऑफर चल रहा है। 1499 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रही है टेस्ट सीरीज के साथ, प्लस में टेस्ट सीरीज, प्लस में टेस्ट सीरीज। तो 1499 में आपको कोर्स मिल जाएगी बीएड लैंग्वेज, कॉमन बीएड, सोशल साइंस बीएड, इन सभी की। तो इस नंबर पे आप कॉल करके डिटेल प्राप्त कर सकते हो। अब आगे बढ़ेंगे तो पहला सवाल आपके सामने आ गया। ये सवाल आपसे बनने लायक है। सवाल क्या कह रहा है, देखो आप सवाल को ध्यान से देखना। Who among the following was not the member of the, मतलब की ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि प्रारूप समिति। आप लोग पढ़े होंगे संविधान सभा में, आप लोग पढ़े होंगे प्रारूप समिति, सभी लोग पढ़े होंगे, जिसको हम लोग मसौदा समिति भी कहते हैं। आप लोग ये भी जानते होंगे इसमें टोटल कितने मेंबर थे, 7। कितने मेंबर, 7। और इसका गठन कब किया गया, 29 अगस्त 1947 को इस कमेटी का गठन किया गया भारतीय संविधान में। और आपको भी पता होगी प्रारूप समिति का जो प्रेसिडेंट था, अध्यक्ष, चेयरमैन, आप सभी लोग जानते हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राइट, अंबेडकर, ओके। अब सवाल यहां पे ये है, सवाल क्या है ये समझो आप। सवाल ये है कि ठीक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रेसिडेंट थे इस कमेटी के, और इस कमेटी में टोटल कितने मेंबर, 7। और सवाल क्या आ रहा है कि इनमें से कौन नहीं है, वाज नोट, नहीं था, ये नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा। सवाल को डिटेल में पढ़िएगा। आज जितना भी सवाल मैं लेकर आया हूं मेरी बात को सुनिए आप लोग ध्यान से, सभी सवाल इंपॉर्टेंट है और सवाल देखने के बाद आपका माइंड ओपन होगा। इसीलिए 40 दिन जो टाइम बचा हुआ है लगा के मेहनत करिए। सवाल डिटेल में आते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक ना। आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। कौन नहीं है, 7 मेंबर हैं। एक मेंबर का नाम था अय्यर, एक और अय्यर, टोटल 3 अय्यर थे, 3 अय्यर हम शॉर्ट में याद किए। और एक माधव, 3 अय्यर, एक माधव, एक भीम, और एक मुंशी, और एक सैयद मोहम्मद साउदुल्ला, राइट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पट्टाभी सीतारामैया, जो कि मेंबर नहीं थे, किसका, प्रारूप समिति के मेंबर नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो टोटल कितने मेंबर, 1 2 3 4 5 6 7, याद कर लेना आप लोग डिटेल में, ठीक है ना, डिटेल में आप लोग नाम देख लेना। अब आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें ऐसे सवाल भी आ सकते हैं ना, जिसे सोर्सेस आप लोग पढ़े होंगे। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट किस देश से लिया गया, मिलाओ भाई, आर्टिकल, सब आर्टिकल दे देगा कि राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति का शपथ,
आर्टिकल दे दिया, मिलान करो, तो कैसे मिलाओगे? डिटेल से आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी। अगला सवाल ये है करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर अक्सर देखने को मिला है, तो ये सवाल आप लोग बना लेंगे, होमवर्क। ये सवाल होमवर्क है, ठीक है, करंट अफेयर का है। अब अगला सवाल, एक चीज और मैं बता देता हूं, एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहां पे इसका पीडीएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे। इस टेलीग्राम चैनल का नाम है सीयूटी पीजी कॉन्सेप्ट। सीयूटी पीजी कॉन्सेप्ट टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहां पे इसका पीडीएफ, जो क्लास ले रहे हैं इसका पीडीएफ हम दे देंगे। तो ये सवाल आया है, देखना ये सवाल क्या है, देखो। इसके अलावा आप लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @रजनीश सीयूटी कॉन्सेप्ट, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो आप लोग वहां पे भी हमसे अपना डाउट पूछ सकते हो, हालांकि बिजी रहते हैं, फिर भी बताने का प्रयास करेंगे। अब देखो ये सवाल जो आया, इस सवाल के जवाब देखो। निम्नलिखित में से कौन सा देश महाविविधता यानी कि इज नॉट, केंद्र नहीं है, इज नॉट मेगा डाइवर्सिटी सेंटर। अब देखो मेगा डाइवर्सिटी सेंटर के बारे में जानने से पहले, जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो आपको पता है कि ये क्या है, हमारा पृथ्वी है ना जी, और ऊपर यानी कि ये क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या होगा, सदर्न। ठीक है, तो आपको भी पता है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा, और 0 डिग्री आप सभी को पता है, 0 डिग्री जिसको इक्वाटोर कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ये आप सभी को पता है, 0 डिग्री। तो जो है जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि टोटल 12 ऐसे देश है, 12 कंट्री, कितने मेंबर, 12 ऐसे देश हैं जो जिसको रखा गया है मेगा डाइवर्सिटी सेंटर में। 12 देश, इसमें भारत भी शामिल है, भारत शामिल है। और अधिकांश ऐसे देश को रखा गया है जो जहां पे उष्ण कटिबंधीय क्लाइमेट यानी जलवायु है, ये भी ध्यान में रखा गया, जिसमें कि कांगो है, ब्राजील है, इक्वाडोर है, इंडिया है, चाइना है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसको मेगा डाइवर्सिटी में रखा गया। जापान को, श्रीलंका को, आप लोग जापान के बारे में जानते हैं, यहाँ कोई डाइवर्सिटी नहीं है, श्रीलंका में भी उतना नहीं है। देखिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी और सी। मैंने क्या बोला था कि टोटल अगर 20 सवाल में 10 सवाल अगर आपसे बन जाएगा, कमेंट में बताना, आई थिंक ये चांसेस था बनने का। अगला सवाल है शिवालिक रेंज इज एल्सो नोन एज। आपको पता है जब आप पढ़ते हैं हिमालय के बारे में, जो भारत में उसको 3 भागों में बांटा गया है ना। एक है ग्रेट हिमालय, एक है मिडिल हिमालय, और एक है शिवालिक। तो यही सवाल आया है कि शिवालिक को हम लोग किस नाम से जानते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ग्रेट हिमालय के बारे में जान लीजिए, इसको जो है हिमाद्री नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ग्रेट हिमालय। जैसे कि आप लोग अक्सर मैं बता देता हूं आप लोगों को, आप लोग अक्सर बड़े जैसे माउंट एवरेस्ट, अगर एग्जाम में आ गया कि माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ स्थित है, किस हिमालय में, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय में, ठीक है ना। कंचनजंगा कहाँ स्थित है जी, तो ये भी स्थित है ग्रेट हिमालय में, ये सब आ सकता है। यानी दुनिया में जितने भी ऊंची माउंटेन है, चोटी है, वो सब स्थित है ग्रेट हिमालय में। अब मिडिल, ठीक है। अब शिवालिक जो सबसे बाहर वाला हिस्सा, जिसको हम लोग कहते हैं नीचे वाला, ठीक है ना, शिवालिक को हम लोग आउटर हिमालय के नाम से जानते हैं, शिवालिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आउटर हिमालय।
तो ये भी जान लीजिएगा। हालांकि अवसर, रेसर, हिमालय इसमें बहुत कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर बी के साथ मैं इसीलिए जा रहा हूं क्योंकि एनटीए भी ने बी ही माना था इस सवाल के जवाब। तो ये आ गया होगा आपको समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, Which one of the following is correct? अब देखो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पेयर करेक्ट है। जिसे गुप्ता अंपायर के बारे में पूछा गया। गुप्ता अंपायर आपको पता है ना, इज एल्सो नॉन एज गोल्डन पीरियड ऑफ अंपायर, यानी साम्राज्यों का स्वर्ण युग किस साम्राज्य को कहा जाता है? गुप्ता अंपायर। अब सभी को पता है यहाँ संस्कृत भाषा के महाकवि कालिदास, विष्णु भगवान के पूजा करने वाले सब लोग थे। स्वर्ण गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मंदिर शिखर कला की शुरुआत यहीं से देखा गया, जो कि एक मंदिर है दशावतार का मंदिर, यहां से ही देखने को मिला है। आप जानते हैं भोक्ति जो है एक शब्द है और इसका अर्थ राज अर्थात प्रांत होता था, जो सबसे बड़ी इकाई होती थी, और ग्राम सबसे छोटी इकाई ग्राम। तो बड़ा कौन है? भुक्ति। तो ए नंबर क्या है? बड़ा, ठीक है। और सबसे छोटा कौन है? सी। तो अब डी तो यहां खलास हो गया, यहां से ये दोनों खलास हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो देखिए सवाल जो है, इसीलिए मैं कहता हूं ना कि जब भी आप लोग एंशिएंट और मेडिवल से ज्यादा सवाल आ रहा है तो आप लोग मौर्य डायनेस्टी पढ़ेंगे तो मौर्य डायनेस्टी का प्रशासनिक जरूर पढ़ लेना, जैसे आप लोग पढ़े होंगे वहां पे भी। इसके अलावा शिवाजी में पढ़ेंगे तो अष्ट प्रधान है ना, ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है, इससे सवाल आते हैं, देख रहे हो ना आप। अगला सवाल, द विजयनगर किंग हो टोटली मैरिड टैक्स, यानी कि विवाह कर को पूरी तरीके से समाप्त विजयनगर का कौन सा राजा किया? देखिए मैरिज पे टैक्स भी लगती थी, आज जीएसटी आया है, देख लो भाई किसने खत्म किया। तो आप समझिएगा, आपको पता है विजयनगर के बारे में सबसे पहले जानो कि साउथ इंडिया का एक साम्राज्य था विजयनगर, जिसमें बहुत सारे डायनेस्टी थे। जैसे दिल्ली सल्तनत पढ़ते हो ना, गुलाम डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद है ना, लोधी, उसी प्रकार विजयनगर। इसका स्थापना 1336 एडी में दो भाई हरिहर और बुक्का नाम का दो भाई ने किया, ठीक है, जिसका कैपिटल हम्पी के आसपास था। ओके, इसी डायनेस्टी में एक राजवंश हुआ जिसका नाम है तुलुक राजवंश, जिसका एक राजा हुआ, उस राजा का नाम है कृष्ण देव राय, ठीक है ना, कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय के बारे में आप लोग जान लीजिए कि बाबर का नाम सुने होंगे, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा है। बाबर क्या लिखे हैं जी? बाबरनामा थोड़ा देख लेना, ठीक है। बाबरनामा तुर्की भाषा में, इसमें इन्होंने बताया है बाबर ने कि उस समय भारत के सबसे शक्तिशाली राजा था, सबसे पावरफुल किंग, उसका नाम था कृष्णदेव राय, और इन्होंने विवाह कर को समाप्त कर दिया, लेकिन इन्होंने विधवा पुनर्विवाह टैक्स को शुरू किया। तो ये भी जान लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला सवाल, हु among the following was were not a famous painter at the court of अकबर, यानी अकबर के नवरत्न में कौन महान पेंटर नहीं था? जान लीजिए, महान पेंटर नहीं था, यह सवाल आया है। नॉट ए फेमस पेंटर, यह सवाल आपको देखना पड़ेगा। यह बहुत फेमस था, तो बहुत फेमस थे, यानी बी तो इसमें भी आ गया है, तो बी होगा नहीं, आई थिंक ये भी थे, सी भी, तो सी भी नहीं होगा। ए आगा अब्दुल
रज्जाक। इसका सही उत्तर हो सकता है ऑप्शन नंबर डी, लेकिन आप लोग देख लेना, हम डी के साथ जा रहे हैं, ठीक है, मेरे अनुसार। और अकबर के नवरत्न में, अकबर के बारे में आप सभी को पता है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, आप सभी लोग अकबर के बारे में जानते होंगे। 1556 ईस्वी में गद्दी पे बैठा, लेकिन इस समय एज इसका कम था, इसीलिए बैरम खान के संरक्षण में आप लोग पानीपत का सेकेंड युद्ध, सेकेंड बार पानीपत का पढ़े होंगे। इसके अलावा हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 में हुआ महाराणा प्रताप के साथ। अब 1556 में पानीपत का ये युद्ध के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो मेरे अनुसार इसका ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। अगला सवाल आया, अगला सवाल क्या है? द सुल्तान हु कॉल्ड हिमसेल्फ, नयाब एक खुदी, यानी किसने खुद को नयाब एक खुदी कहा है? अब देखो मैं बता रहा हूं, एक डायनेस्टी है खिलजी वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत का एक डायनेस्टी है, दिल्ली सल्तनत। आपको पता है 1206 ईस्वी में गुलाम वंश का स्थापना होती है, उसके बाद खिलजी वंश भी आता है। और खिलजी वंश का टाइम पीरियड, दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 राजवंश होते हैं, 5 डायनेस्टी होते हैं, जिसमें सबसे कम पीरियड खिलजी वंश का होता है, सबसे कम टाइम, ठीक है। इसमें एक राजा होते हैं जिसका नाम है अलाउद्दीन, नाम लिखा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी एक राजा होते हैं, ये अपने आप को कहे हैं नयाब एक खुदी या फिर सेकेंड सिकंदर। अपने आप को इन्होंने क्या बोला? सेकेंड सिकंदर, दूसरा सिकंदर। और इसके अलावा इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किया। इसके अलावा इन्होंने अस्थाई परमानेंट आर्मी की शुरुआत किया। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं बात कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जिसे एकता प्रणाली की शुरुआत किसने किया? सही उत्तर इल्तुतमिश बलवान। इसे कहा जाता है आयरन लौह एंड एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किया, बलवान। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख रहे हो, सवाल कैसा आ रहा है। द टर्म यूज्ड फॉर मेजरमेंट, यानी कि सल्तनत, दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से शुरुआत हुआ, 1526 ईस्वी तक चला, ठीक है ना। भूमि के मापन के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयुक्त किया गया है? गाजी नहीं, गाजी के बारे में आप लोग जान लीजिए। जितने भी मुस्लिम रूलर होते थे, राजा, वो जीतने के बाद गादी की उपाधि धारण करती थी टाइटल के रूप में। लेकिन मसहल एक शब्द है जो कि भूमि को मापने में काम किया जाता था। आप एक सवाल पढ़े होंगे कि इंडिया में पूरे भूमि को मापने का काम किसने किया? आप लोग एक व्यक्ति का नाम सुने होंगे, शेरशाह सूरी का। इन्होंने भारत में पूरा भूमि मापने का काम किया। अगला सवाल, हु वाज द एडिटर ऑफ वॉइस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, यानी ब्रिटिश काल के दौरान भारत की आवाज का लेखक कौन है? आप लोग देखिए, आप सभी लोग जानते हैं 1868 ईस्वी में एक बुक आती है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें पहली बार पर कैपिटा इनकम के बारे में कोई व्यक्ति बताते हैं, कोई और व्यक्ति नहीं, वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इज नाउ नेम्ड दादा भाई नौरोजी होते हैं, दादा भाई नौरोजी, ये जान लीजिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, उसके बाद दूसरा अधिवेशन जो 1886 कलकत्ता में होती है, उस अधिवेशन की अध्यक्षता भी बने थे।
तो अब आगे क्या बताऊं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला सवाल, निम्नलिखित में से तबकृत ए अकबरी का लेखक कौन है? देख लीजिए, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। एक है आईने अकबरी, आईने अकबरी, और आईने अकबरी का लेखक है अबुल फजल, ठीक है ना। और ये है तबकृत ए अकबरी, इसका ख्वाजा नियामुद्दीन अहमद, करेक्ट उत्तर। बयाउद्दीन के बारे में जानते हैं ना जी, इन्होंने महाभारत का फारसी अनुवाद किया, और किस नाम से? रजनामा से, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, ये देखिए, सम्राट अशोक की कौन सी मतलब अभिलेख में घोषणा किया गया है, ये देख लो भाई, आप लोग पढ़ लेना इसके बारे में, ये आप लोग के लिए होमवर्क है थोड़ा सा। जैसे कलिंग युद्ध के बारे में आपको पता है, इन्होंने ब्राह्मणी खरोष्टी लिपि में अपना अभिलेख को लिखे, और अशोक के अभिलेख 1837 ईस्वी में जो सबसे पहले पढ़ा है उसका नाम है जेम्स प्रिसेप। क्या नाम है? जेम्स प्रिसेप। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, ये आप सभी को पता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से है, सिंधु घाटी से हड़प्पा की खोज आपको पता है दयाराम सैनी ने 1921 में किया। एकाएक मामला गया खत्म, ऑप्शन नंबर सी, ये आपसे बन सकता था, है ना। इसके अलावा बी का 1931 से, ठीक है, जे मार्शल, लेकिन आपको पता है इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया, और भी आगे आप पढ़ लेना। अब आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, ये जो है ना आर्कोलॉजी से सवाल है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्कोलॉजी टॉपिक से ये सवाल आया है। निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने बताया संस्कृत, लैटिन, ग्रीक भाषाओं का एक ही परिवार है? आप सभी को पता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना 1784 ईस्वी में किसने किया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना 1784 ईस्वी में किसने किया है? लॉर्ड विलियम जोन्स। इन्होंने ही कहा है कि संस्कृत, लैटिन और ग्रीक भाषाओं एक ही परिवार से। मैक्स मूरर का कहना था, जैसे आर्यन, आपको पता है ना, आर्यन पीपल मिडिल एशिया से आया, इनका कहना था ये भारत आने वाले पहले ब्रिटिश है। अगला सवाल, ये देखो भाई, ये आप सभी लोगों को पता है, बनास संस्कृति के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो राजस्थान का साउथ वाला इलाका आता है, यहाँ पे जो है बनास संस्कृति थे। मालवा संस्कृति मिडिवल इंडिया में, PGW संस्कृति गंगा यमुना का जो दोआब है उसमें, जोराब संस्कृति उत्तरी, या इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अगला सवाल, वैदिक पीरियड में जन शब्द का अर्थ क्या होता था? जैसे कि देखो, जीन मतलब क्या होता है जैन धर्म में? जीन मतलब विजेता। केवल मतलब क्या होता है? पुण्य ज्ञान। उसी प्रकार जन मतलब, जैसे देखो, गांधी जी ने हरिजन कहा, आप सभी को पता है। गांधी जी ने क्या बोला? हरिजन, ये आप सभी को पता है, मतलब हरि के जन। तो जनजाति को कहा जाता था वैदिक पीरियड में। वैदिक पीरियड के बारे में पता होगा आपको कि 1500 ईसा पूर्व BC से 600 ईसा पूर्व तक का इलाका को कहते हैं। आप सभी लोग जान लीजिए, पूर्व वैदिक फिर उत्तर वैदिक। अगला सवाल, मिलाइए, किताब है, लेखक हिंदू पॉवर्टी बाय KP जायसवाल 1924, एडली हिस्ट्री ऑफ इंडिया BA स्मिथ 1904, विसेंट स्मिथ, जो कि इन्होंने ही कहा था, पता है ना आपको, इन्होंने ही कहा भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को, ये ध्यान रखिएगा।
यानी कि ए का सी, बी का डी, अब मामला सही हो गया, सी का बी। द वंडर डेट वाज इंडिया, यानी 1951 में ये आया है, 1965 में, ठीक है। तो ये आप डी कोसाम्बी जी के द्वारा जो लिखा गया है ये आया है 1965 में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने, देखो भाई ये सब सिद्धांत है, मैं ज़्यादा जानकार नहीं हूँ लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, आप लोग से 1 साल सीनियर होंगे, 2 साल होंगे, क्योंकि आप लोग यूजी किए हैं, मेरा पीजी भी कंप्लीट हो गया है। तो मैं जो यूजी के बाद बीएड की तैयारी कर रहे हैं उनसे 3 साल, जो पीजी करके बीएड की तैयारी कर रहे हैं उनसे 1 साल या 2 साल का मैं सीनियर होंगे। तो ये सवाल देख लीजिए, ये भी थ्योरी वाला है तो ये सब देख लेना भाई। अब 20 नंबर सवाल जो इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन आपका सेल्फ स्टडी दिलवाएगा। 40 दिन जो बचा हुआ है ना जी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, देखिए सवाल ना एनसीईआरटी पढ़िए, इसी से हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स प्लस PYQ लगाइए ज़्यादा, ठीक है ना। अगर आप हमारा कोर्सेस लिए हैं तो आपको हम क्लासेस दे रहे हैं, एनसीईआरटी का ऊपर हो, इसके अलावा PYQ का क्लासेस मिला है ऊपर हो, और जो बीरेन सर या सनी सर क्लास ले रहे हैं उसका नोट्स भी पर हो, क्योंकि ये सब जरूरी है, तभी आपका अकाउंट, बिजनेस स्टडीज कॉमर्स में आता है, उसके बाद इकोनॉमिक्स, ये सब आपको पढ़ना होगा, तभी आपका सिलेक्शन दिलवाएगा। अगर आप हमारा कोर्स जुड़ना चाहते हो, जुड़ो, बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए आप लोगों को। अगर 1499 में आपको कोर्स मिल रहा है तो आंख बंद करके एक बार विश्वास करो, इतना फीस फॉर्म भरने में लग रहा है। बाकी क्लासेस कैसा लगा और क्या आपने 10 सवाल सही बनाया, कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।